आप सबको आज़ादी के 75 साल कंप्लीट होने की बधाई। आज वैसे तो हम बात करेंगे चाइना और ताइवान के बारे में, लेकिन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये टॉपिक हमारे देश से हमसे भी रिलेटेड है। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि हम चाइना कहाँ चले गए। यूक्रेन और रशिया वॉर की स्टार्टिंग में जो एक बात वेस्टर्न मीडिया में बढ़ चढ़कर चल रही थी, वो ये थी कि ये वॉर यूरोप में हो रहा है। एज इफ यूरोप में कोई वॉर कैसे हो सकता है। यूरोप जो कि एक हाईली डेवलप्ड फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज का कॉन्टिनेंट है, वहां ये वॉर चल रहा है। ये सबसे बड़ी बात थी एक, जब वेस्टर्न मीडिया यूरोप मतलब यूक्रेन और रशिया के वॉर को कवर कर रहा था तब। दरअसल रीसेंट पास्ट में वॉर मिडिल ईस्ट एशिया से जुड़े हुए रहे हैं। यानी इराक, अफगानिस्तान, सीरिया, यहाँ वॉर होते हैं, यूरोप में थोड़ी होते हैं। तो ये बात बड़ी बात थी कि वॉर यूरोपियन रीजन में हो रहा है, एक डेवलप्ड टेरिटरी में। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि जब हम ताइवान की बात करते हैं तो ताइवान दरअसल एक हाईली डेवलप्ड इकोनॉमी है और वेस्टर्न डेमोक्रेसीज के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी होती है। ताइवान एक मॉडर्न डेमोक्रेसी तो है ही, और जैसा मैंने बताया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी भी है। एक कंपैरिजन अगर हम जीडीपी पर कैपिटा पीपीपी के हिसाब से देखें तो एक एवरेज चाइनीज एक एवरेज इंडियन से 5 गुना ज्यादा अमीर है जीडीपी पीपीपी के हिसाब से, पर कैपिटा पीपीपी के हिसाब से। लेकिन एक एवरेज ताइवानीज किसी एवरेज चाइनीज से भी 5 गुना ज्यादा अमीर है। तो अगर चाइना और ताइवान के बीच युद्ध होता है तो इसे डेवलप्ड कंट्रीज के बीच युद्ध होने से कम बिल्कुल नहीं आंका जा सकता। अब आप सोच सकते हैं कि ये युद्ध के बादल अचानक आए कहां से। तो ये अचानक तो बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके पीछे चाइना और ताइवान की लंबी हिस्ट्री है जो अभिषेक टच भी करेंगे। उसमें आपको हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगी, उसमें आपको माओ जेडोंग और चियांग काई शेक जैसे कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा। ताइवान तो एक्चुअली खुद को रिपब्लिक ऑफ चाइना कहता है, यानी ताइवान के हिसाब से असली चाइना वो खुद है। जबकि चाइना के हिसाब से ताइवान कुछ है ही नहीं, वो एक टेरिटरी है जो चाइना की ही है, यानी वो एक चाइनीज टेरिटरी ही है, ऐसा चाइना का स्टैंड। खैर, वॉर की न्यूज इसलिए बनी क्योंकि रिसेंटली 82 ईयर्स ओल्ड यूनाइटेड स्टेट्स की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान आई थी। अब जब चाइना के हिसाब से ताइवान एक चाइनीज टेरिटरी ही है, तो फिर किसी का वहां आना ऑब्वियसली चाइना को ठीक नहीं लगा, और इसी से टेंशन्स बढ़ते हुए नजर आए। इस सब के बारे में, इस पूरी वॉर के बादल क्यों छाए, इस सब के बारे में और डिटेल में अभिषेक बताएंगे। जैसे कि शोएब ने इंट्रोडक्शन में कहा कि आज हम चाइना और ताइवान के बारे में बात करने वाले हैं कि क्यों उनके बीच में टेंशन बढ़ा, क्यों युद्ध के बादल छाए। जब मैं स्टार्ट करूँ टॉपिक, उसके पहले मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि जैसे कि जो ताइवान हम बोलते हैं, ये गलत उच्चारण है। जब मैं इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहा था मुझे पता पड़ा कि इसका सही उच्चारण ताइवान नहीं, थाईवान है। क्योंकि ये चाइनीज वर्ड है, तो यहाँ पे टी का मतलब अगर हम हिंदी में देखें तो नहीं थ होता है, तो उसका सही उच्चारण होगा थाईवान। तो जैसे शोएब ने बताया कि जब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान ताइवान गई, तो एक काफी चाइना ने इसका अपोज किया। एक एक काफी टेंशन बढ़ गई, वॉरशिप चाइना ने अपने ताइवान के टेरिटरी में तैनात कर दिए। चाइना के फाइटर जेट ताइवान के ऊपर से फ्लाई होके गए। तो ये हिस्ट्री क्या है इनकी, क्यों ये चाइना और ताइवान में एक टेंशन है, इसकी क्या रीजन है। जो मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि चाइना का ये क्लेम है कि ताइवान चाइना की पार्ट है। ताइवान का कहना है कि चाइना असली चाइना वो है, ना कि जो मेन लैंड, जो मेन चाइना है वो है। तो हम इसकी बात करेंगे कि सालों पुराना इतिहास है इसका। तो वो हम बात करेंगे। उसके पहले एक एक जब हम स्टार्ट करें, तो जो ताइवान की लोकेशन है वो कहाँ पे सिचुएटेड है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। ये दोनों मैप में आपको दिख रहा है। ये है मेनलैंड चाइना, जो पूरा आपको लैंड ये रेड कलर में दिख रहा है। ये मेनलैंड चाइना है। उसके बाद ये जापान, ये साउथ कोरिया, इधर नॉर्थ कोरिया आएगा। ये है ताइवान। यानी ताइवान एक एक आइलैंड है जो चाइना से काफी पास में है।
यहाँ पे आपको छोटे छोटे से डॉट्स भी दिखेंगे, कुछ आइलैंड्स है जो कि बिल्कुल चाइना से लगे हुए हैं, वो भी ताइवान के अंदर में आते हैं। अब ये चाइना और ताइवान की स्टोरी कहाँ से चालू हुई, क्या इशू है कैसे ये इनके बीच में एक टेंशन चालू हुई है। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। जो चाइना है, वहाँ पे कई डायनेस्टी ने वहाँ पे राज किया है। डायनेस्टी मतलब कई राजा थे जिनका शासन रहा है वहाँ पे। तो जो आखिरी डायनेस्टी थी चाइना की, वो थी किंग डायनेस्टी। ये 1644 से लेके 1912 तक इसने इसका शासन था। इसके शासन काल में जब आखिरी इसका समय था, तो जापान के साथ कई युद्ध हुए। जो 1890 का युद्ध था, जापान 1890 में चाइना पे अटैक किया। और इस युद्ध में चाइना की काफी बुरी तरह से हार हुई थी। इसको एक बहुत ही तरह से एक शर्मनाक हार माना गया था चाइना में, क्योंकि चाइना इतनी बड़ी कंट्री कंट्री है। और उस समय माना जाता था कि चाइना कई जापान से कई ज्यादा पावरफुल है। पर जापान जैसी छोटी सी कंट्री से चाइना हार गया था। तो जब ये हार हुई, तो उसमें जब हार के बाद जो समझौता हुआ चाइना और जापान में, तो उस समझौते के तहत जो ये ताइवान आइलैंड है, ये जापान को दे दिया गया। बाकी उनको कंपनसेशन भी करना पड़ा, जो जापान को युद्ध में जो नुकसान हुआ था, वो भी चाइना को देना पड़ा। तो 1894 में जो ये ताइवान आइलैंड है, ये चाइना ने जापान को दे दिया था। उसी के साथ में जो बेसिकली जो युद्ध हुआ था, इसका मेन जो रीजन था कि चाइना और जापान में युद्ध हुआ था, वो ये था कि आप देखेंगे यहाँ पे जो साउथ कोरिया है, वहां पे भी एक डायनेस्टी राज करती थी। और वो डायनेस्टी जो चाइना की जो किंग डायनेस्टी थी, उसके अंडर में राज करती थी। यानी जैसे कि आपने सुना होगा कि एक राजा होता है, उसके एक बड़ा राजा होता है, उसके अंडर में के छोटे राजा राज करते थे। जो कोरिया के जो राजा था, वो उसी तरह चाइना के राजा के अंडर में काम करता था। और आप देखिए कि कोरिया और जापान बहुत पास में है, तो जापान को ये नहीं ये अच्छा नहीं लगा कि एक कोई ऐसा देश जो कि हमारे जिसकी हमारी सीमा काफी पास में है, वो चाइना के अंडर में राज करे। तो इसलिए वो अटैक हुआ था। और इस जो समझौता हुआ था इस युद्ध के बाद 1894 में, उसमें ये भी एग्रीमेंट हुआ था कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है साउथ कोरिया में, वो नहीं रहेगा। अब जो साउथ कोरिया की डायनेस्टी है, वो चाइना की डायनेस्टी के नीचे राज नहीं करेगी। जब ये समझौता हुआ, युद्ध हुआ, तो उस समय एक एक चाइना में काफी एक विद्रोह चालू हुआ था। तो सून सून येट सेन इसके फाउंडर थे, जिन्होंने रिपब्लिक ऑफ चाइना का एक गठन किया था। और इन्होंने ही जो चाइना में जो आखिरी डायनेस्टी थी, उसको हटा के इनका शासन आया था, रिपब्लिकन ऑफ चाइना का। इनकी जो शासन की स्टार्ट हुई थी, वो चालू हुई थी जो मेनलैंड चाइना था, उसमें हुई थी 1912 में। इनके शासन की चालू हुई थी। इनका जो शासन था रिपब्लिक ऑफ चाइना का, 1912 से लेके 1949 तक था। जब इनका शासन चल रहा था, तब वहां पे एक एक कम्युनिस्ट विचारधारा का भी एक जन्म हो रहा था चाइना में। और इसके जो लीडर थे, माओ जेडॉन इसके एक लीडर थे। उन्होंने काफी जो रिपब्लिकन ऑफ चाइना थी, उसकी जो पॉलिसीज थी, या जो जिस तरह से वो राज शासन कर रहे थे, उसका विरोध किया उन्होंने। एक कम्युनिस्ट जो विचारधारा है, उसका पूरे चाइना में एक तरह से प्रसार किया। अब ये हुआ कि जब विद्रोह बढ़ने लगा, तो एक तरह से एक गृह युद्ध की सिचुएशन चाइना में बन गई। जो कि थी, एक तो जो कम्युनिस्ट एक विचारधारा थी, ये अपने आप को कहते थे पीपल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना। और जो भी एग्जिस्टिंग जो शासन था, वो था रिपब्लिकन ऑफ चाइना का। तो इनमें एक एक काफी गृह युद्ध की सिचुएशन बनी। हालांकि ये जो पूरा ड्यूरेशन था 1912 से लेकर 1949 तक, कई बार इन दोनों गुटों में समझौते भी हुए। कि बीच में कई ट्रीटी साइन हुई, शांति ट्रीटी साइन हुई। बट जो कम्युनिस्ट शासन था, उनको ये लगा कि ये जो ट्रीटी साइन की गई है, उसके जरिए रिपब्लिक ऑफ चाइना हमें खत्म करना चाहता है। तो वो जो समझौते थे, वो ज़्यादा दिन तक नहीं चले। फिर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हुई, तब जापान ने वापस चाइना पे अटैक किया था। ये काफी एक लंबी लड़ाई चली थी। और जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ,
1945 में, तब जापान की काफी बड़ी हार हुई थी। अमेरिका ने जापान को पूरी तरह से, जैसे आपको पता है कि किस तरह से परमाणु बम गिराए थे नागासाकी हिरोशिमा पे। उसके बाद जापान की काफी बड़ी हार हुई थी। और जब जापान की हार हुई और जब जब एक ट्रीटी साइन हुई एक यूरोपियन कंट्रीज में और अमेरिका में और जापान में, तो उस ट्रीटी के तहत एक कंडीशन ये भी थी कि जो चाइना के हिस्से जापान के पास है, जापान उसको वापस लौटाएगा। तो जो ताइवान ताइवान को 1895 में जापान को दे दिया गया था, तो जापान ने 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ट्रीटी साइन हुई, तो ताइवान को वापस चाइना को वापस सौंप दिया। और जो भी कई दूसरे आइलैंड्स थे जो जो पूरे जो चाइना के हिस्से थे जापान के पास, वो सब जापान ने चाइना को वापस कर दिए। उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, ये सब ताइवान वापस चाइना में आ गया, तब ये जो गृह युद्ध था चाइना में, ये काफी बड़ा हो गया। और इसमें जो पीपल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना था, इन्होंने रिपब्लिकन ऑफ चाइना को हरा दिया। और जो यहाँ पे मेनलैंड पे आप समझिए जो बीजिंग पे जिनका शासन था, वो भाग के यहाँ पे आइलैंड पे ताइवान आइलैंड पे आ गए। यानी कि जो रिपब्लिकन ऑफ चाइना के शासन थे, जो उसकी आर्मी थी, वो पूरी की पूरी ताइवान पे आ गई। और उन्होंने कहा कि ये हम असली चाइना है, रिपब्लिकन ऑफ चाइना। और जो ये मेनलैंड चाइना है, जो चाइना का जो एक सबसे बड़ा जो भूभाग है, जो मेन लैंड है चाइना का, वहाँ पे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कम्युनिस्टों का शासन हो गया। इनका ये मानना था रिपब्लिकन ऑफ चाइना का, जिन जो ताइवान में आ गए थे, इनका ये मकसद था कि हम असली चाइना है और हम एक ना एक दिन जो चाइना पे पीपल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना का ने जो कब्जा कर लिया है, उस कब्जे को हम वापस लेंगे, वापस हमारा शासन रिपब्लिकन ऑफ चाइना का वहाँ पे स्थापित करेंगे। और रिपब्लिकन ऑफ चाइना का ये कहना था कि जो ताइवान है ये हमारे पार्ट है, आगे जाके हम इसको वापस हम अपने हिस्से में ले लेंगे। अब जब में सेकेंड वॉर में जब जापान ने अटैक किया था चाइना पे, तो रिपब्लिक ऑफ चाइना ने इसको काफी अच्छे तरीके से जापान को एंगेज कर रखा था, जिससे जापान अमेरिका पे उस तरह से अटैक नहीं कर पाया जिस तरह से करना चाहता था, क्योंकि चाइना रिपब्लिक ऑफ चाइना ने उसको अपने यहाँ ही अपने अपने आसपास ही एंगेज करके रखा हुआ था। इसलिए जब यूनाइटेड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई, तो अमेरिका ने चाइना को जो सिक्योरिटी काउंसिल थी यूनाइटेड नेशन की, उसमें परमानेंट सीट ऑफर की गई। और काफी साल तक जो यूनाइटेड नेशन में चाइना को ताइवान ही रिप्रेजेंट करता था। और रिप्रेजेंटेशन ताइवान का ही था। ताइवान यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना के ही रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशन में चाइना को रिप्रेजेंट करते थे। इसके बाद काफी जैसे जो चाइना और ताइवान है, तब से 1949 से इनके बीच में टेंशन चल रही है। बीच में कई ट्रीटी भी साइन हुई है, इन दोनों शांति समझौते हुए हैं। कई बार टेंशन बढ़ी है, जिस तरह से अभी जैसे चाइना ने ताइवान ताइवान पे जिस तरह से अपना एग्रेशन दिखाया, अपनी आर्मी उसके काफी पास ले गई है। ऐसे भी पहले भी काफी हुआ है। पर बीच बीच में इनमें काफी समझौते हुए, जैसे शुरू में इंट्रोडक्शन में जब कहा था कि अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करें, तो ताइवान चाइना से काफी डेवलप्ड है, काफी काफी एक रिसोर्सफुल कंट्री है। जो एक सबसे बड़ा जो उनके बीच में समझौता हुआ था 1992 में हुआ था। उस समय चाइना और ताइवान में एक समझौता हुआ था कि दोनों देश आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे और एक इकोनॉमिक एक कोऑर्डिनेशन डेवलप होगा। क्योंकि जब वहाँ पे रिफॉर्म चल रहे थे चाइना में, उनको काफी इन्वेस्टमेंट का जरूरत था। और ताइवान एक काफी रिसोर्सफुल कंट्री थी, इनके पास काफी कैपिटल थी, वो चाइना में जाके इन्वेस्ट कर सकते थे। तो जो ताइवान था, ताइवान की सरकार से ताइवान के जो बिजनेस ग्रुप्स थे, उन्होंने चाइना में काफी इन्वेस्टमेंट किया था। काफी ट्रेड अभी भी चाइना और ताइवान के बीच में होता है। जो जब जब ताइवान जब से बना 1949 से 1992 तक, एक तरह से तानाशाह का यहाँ पे शासन था। सबसे पहले 1992 में यहाँ पे एक डेमोक्रेसी लाने की कोशिश की गई, फर्स्ट इलेक्शन हुए। और 1996 में पहला वहाँ पे इलेक्टेड प्रेसिडेंट एक प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ। जब 96 में जब इलेक्शन हुए,
एक प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ, तो चाइना ने भी उस समय काफी इसका विरोध किया था, क्योंकि चाइना एक कम्युनिस्ट विचारधारा का एक देश है। वहाँ पे एक ही पार्टी का रूल होता है, वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। तो उस समय भी काफी टेंशन हुआ था, चाइना ने अपने वॉरशिप वहाँ पे तैनात किए गए थे। पर उस समय का अब के चाइना में काफी डिफरेंस है। चाइना उस समय एक सुपर पावर नहीं था, एक इकोनॉमिक पावर नहीं था उसके पास, उसका मिलिट्री बजट कम था, तो इतना एग्रेशन वो नहीं दिखा पा रहा था ताइवान पे, जो अभी दिखा पा रहा है। क्योंकि अब चाइना काफी डेवलप कंट्री हो गई, एक सुपर पावर चाइना बन चुका है। अब जो ताइवान है, क्या ये एक अलग देश है, या एक चाइना का ही पार्ट है ये? तो कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने ताइवान को एक रिकग्निशन दे रखा है, जिसमें जापान है, साउथ कोरिया है, फिलीपींस है। इन्होंने जापान को ताइवान को एक इंडिविजुअल कंट्री की तरह एक मान्यता दी हुई है। पर जो ताइवान है, उसकी जो भी सोच है, जो अभी प्रेजेंट उसके जो रूलर है या जो वहाँ की गवर्नमेंट, उसकी सोच ये है कि वो ये मानते हैं कि हम एक ना एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, ना हम चाइना पे अटैक करने वाले हैं। वो चाहते जो स्टेटस को बना हुआ है वही बना रहे। ताइवान वो ये बोलता है कि हम असली चाइना है, और चाइना ये बोलता है कि हम असली चाइना है, और ताइवान चाइना की पार्ट है। तो इसलिए जब यूएस की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की चेयरमैन जब ताइवान गई, तो चाइना ने इसका काफी एक एग्रेशन विरोध किया, क्योंकि चाइना का यही कहना है कि ताइवान हमारा ही पार्ट है, हमारे ही एक हमारी कंट्री का हिस्सा है। अगर यूएस का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव वहां पे जाता है तो हम इसका विरोध करेंगे। अब इंडिया की यह पोजीशन है, जैसे शोएब ने कहा कि इंडिया का कहीं ना कहीं इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। तो इंडिया के ताइवान के साथ कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है। इंडिया ने अभी तक ताइवान को एक अलग देश की तरह मान्यता नहीं दी गई है, नहीं दी है। बट हमारा काफी ट्रेड ताइवान से भी होता है, जैसे चाइना से होता है हमारा, काफी चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं। वैसे ही कई चीजें हम ताइवान से एक्सपोर्ट करते हैं, खासतौर पे मशीनरीज, जो हैवी मशीनरीज है वो हम ताइवान से इंपोर्ट करते हैं। जैसा अभिषेक ने बताया कि ताइवान से हम हैवी मशीनरी इंपोर्ट करते हैं, चाइना से भी हम बहुत कुछ इंपोर्ट करते हैं। और एक चीज जो हमने रिसेंटली देखी रशिया यूक्रेन वॉर में, कि कैसे दोनों कंट्रीज का फोकस सिर्फ वॉर पर है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट एकदम से गड़बड़ा जाते हैं। बहुत सी कंट्रीज, यूएस ने जिस तरह से रेस्ट्रिक्शंस लगाए रशिया पे कि वो कहाँ एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कहाँ से वो इंपोर्ट कर सकते हैं, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए, तो उसके बाद एक जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो डिसरप्ट होती है। और इसी तरह अगर चाइना और ताइवान जैसे बड़े देश आपस में युद्ध में अपना सारी रिसोर्सेस लगा देते हैं, तो वो ग्लोबल सप्लाई चेन और ग्लोबल इकोनॉमी पे और बड़ा एक इम्पैक्ट डालेगा। तो ये हम पर भी इम्पैक्ट है, हम बहुत कुछ इंपोर्ट करते हैं चाइना से, तो हम पर तो इम्पैक्ट है ही, बट ग्लोबल इकोनॉमी पर भी एक इम्पैक्ट होगा। तो होपफुली वो हमें देखना ना पड़े। इस बार के कॉन कॉल में इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।